हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सब ने पहले वीडियोस में देखा कि पीसीओडी का कारण क्या है, पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी डाइट सबसे बेहतर है, हमें कैसे खाना चाहिए, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि पीसीओडी कितना रैम्पेंट है। 1 in 5 फीमेल्स को पीसीओडी होने का रिस्क रहता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पीसीओडी इज़ न्यू गायनेकोलॉजिकल पैंडेमिक या फिर न्यू गायनेकोलॉजिकल एपिडेमिक। तो इस चीज़ के लिए अवेयर रहें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत 100% श्योरिटी से हम पीसीओडी के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, तो वैसे ही इसका ट्रीटमेंट भी 100% कर पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हम चाहें तो पीसीओडी को बहुत कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं, और कहीं हद तक अगर सही कारण हम पकड़ लेते हैं तो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मेरी ये सोच है कि रादर देन गिविंग सिंपली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू द पेशेंट, वी शुड हैव अ इंटीग्रेटेड अप्रोच इन पीसीओडी मैनेजमेंट। तो मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता में। और आज हम बात करेंगे पीसीओडी एक डॉक्टर की नज़र से कैसे अप्रोच किया जाए इसके ट्रीटमेंट को, उसके बारे में बात की जाएगी। तो मैंने जैसा कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। आप लाइफस्टाइल चेंज करिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, कुछ मेडिसिन्स भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, वो जो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्यों देते हैं, क्या देते हैं, वो सब आपसे आज डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम फॉलो करते हैं। जहाँ तक कि आपने अक्सर देखा होगा कि आप पीरियड्स इरेगुलर के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको एक पिल लिख देते हैं जो कि 21 दिन आपको डेली रात को लेना है, और वो छोड़ते ही आपके पीरियड्स आते हैं, और उसके बाद आपको पीरियड्स के तीसरे या चौथे दिन से फिर वो पिल शुरू कर दी जाती है। पेशेंट बहुत खुश हो जाता है कि पीरियड्स रेगुलर आने लगे और पीसीओडी जड़ से ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको कुछ हार्मोन्स पे डाला जा रहा है। जब तक आप वो हार्मोन लेते हैं आपका एक लेवल ऑफ हार्मोन्स मेंटेन रहता है बॉडी में, और आपको पीरियड्स नहीं आते। जैसे ही वो पिल आप बंद करते हैं वैसे ही आपका हार्मोन लेवल डिप करता है और आपको विड्रॉल ब्लीडिंग होती है, जिसे कि हम नॉर्मल पीरियड समझते हैं। तो मेरे हिसाब से पीसीओडी में इरेगुलर मेंसेस के लिए ज़रूरी है पिल देना, लेकिन उसके अलावा हम बहुत सारे मल्टीविटामिन्स दिया करते हैं जिसका जो बेसिक्स है वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना है, हमारे डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है, हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करना है। बहुत सारे जो रिस्क फैक्टर्स रहते हैं पीसीओडी में जो मिडिल एज के बाद आपको आना शुरू करते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, हिर्सुटिज्म हो गया, वेट गेन हो गया, उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो मैं डिस्कस करूंगी अब मल्टीविटामिन्स के बारे में, जो कि लगभग 10 या 12 मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हम अक्सर पीसीओडी की एक जो पिल हमें मल्टीविटामिन पिल प्रिस्क्राइब की जाती है, इसे आप डॉक्टर की सहायता से ही लें। आप अपने आप जाके मार्केट में ना परचेज़ करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स ऐसे रहते हैं जो आपको अगर चाहिए तभी आपको स्पेसिफिकली लेना चाहिए, एंड दीज आर ऑल वेरी कॉस्टली विटामिन्स। तो ऐसे आप अनावश्यक ना इन्हें खाएं। तो मैं अब सबसे पहले जिस विटामिन की बात करने जा रही हूँ वो है N-एसिटाइलसिस्टीन, या जिसे नैक भी कहते हैं। और ये विटामिन जो है वो भरपूर मात्रा में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में, जैसे कि ब्रोकली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, लीन मीट है, नट्स है, हमारे फ्रूट्स हैं, इनमें पाया जाता है। और इस जो विटामिन है ये एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आपको मालूम है कि एंटीऑक्सीडेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी ओवरीज की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। और जहाँ तक कि पीसीओडी का एक कारण है वो
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी माना गया है। तो जब हम N-एसिटाइलसिस्टीन देते हैं तो ये कहीं हद तक आपके मल्टीविटामिन्स जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल को कम करते हैं उसकी बिल्डिंग ब्लॉक में हेल्प करता है। तो N-एसिटाइलसिस्टीन है नंबर 1 विटामिन। सेकंड विटामिन जो अक्सर आप इस पिल के पैकेट पे पढ़ेंगे वो होता है मायोआइनोसिटॉल या डी-कायरोआइनोसिटॉल या आइनोसिटॉल्स जिसे हम कहते हैं। आइनोसिटॉल्स एक तरीके से ये ग्लूकोज ही होता है, पर ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, ये बॉडी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है। और मायोआइनोसिटॉल पाए जाते हैं बहुत सारे फ्रूट्स में, और इसके अलावा मायोआइनोसिटॉल हमें मिलता है नट्स में, ये भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा मायोआइनोसिटॉल जो है वो बीन्स में भी पाया जाता है, ग्रेन्स होल ग्रेन्स में भी मायोआइनोसिटॉल मिलता है। तो मायोआइनोसिटॉल इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ FSH हार्मोन। तो FSH जो है वो हमारी ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, एग फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जब आप मायोआइनोसिटॉल देते हैं तो साइकिल्स कुछ हद तक ओवुलेटरी हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, वो है जिंक। जिंक आज की डेट में जब से कोविड आया है, जिंक बहुत लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन कोविड की फाइट में, इवन हम लोग की अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की इन्फेक्शन की फाइट में एक्चुअली जिंक क्या करता है, ये आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। और जिंक जो है वो पाया जाता है रेड मीट में, ऑयस्टर्स में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है, पोल्ट्री में, एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में जिंक पाया जाता है, इवन बीन्स में, नट्स में भी जिंक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एक और कंपाउंड या मॉलिक्यूल की, जो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी वास्कुलैरिटी को इंक्रीज करता है, और मैग्नीशियम भी होल ग्रेन्स में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, बीन्स में, नट्स में पाया जाता है। एक और मॉलिक्यूल है मैग्नीज। मैग्नीज ब्लैक पेपर में पाया जाता है, और ये भी आपकी PCOD की फाइट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट विटामिन आप देखेंगे अपने पिल पर, वो होता है विटामिन B12। जैसा कि आपको पता है कि विटामिन B12 DNA फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो विटामिन B12 जब आप देते हैं तो इवन ओवरीज के अंदर जो DNA रहता है मॉलिक्यूल, उसकी भी प्रॉपर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस तरीके से ये PCOD की फाइट के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। और विटामिन B12 जो है वो बहुत सारे मीट्स में, नॉन वेजिटेरियन डाइट में भरपूर मात्रा में रहता है, पोल्ट्री में, एग में, और B12 लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, इन सब में विटामिन B12 की मात्रा बहुत रहती है। इवन आयरन भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, कॉपर हम प्रिस्क्राइब करते हैं, सिलीनियम हम प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम रहता है कि PCOD में बहुत इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, डिलेड पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स बहुत लंबे खिंच जाते हैं और बहुत दिनों बाद आते हैं, तो वैसे भी फ्लो हैवी रहता है, तो पेशेंट यूजुअली एनीमिक हो जाता है। तो आयरन को भी लेना एक अच्छा आइडिया है। आयरन हो गया, B12 हो गया, कॉपर हो गया, सिलीनियम हो गया, ये सब जो है वो आपकी हीमोग्लोबिन को भी रेज करते हैं। एक और मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो फैट मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट जो हमारा ब्रेकडाउन रहता है फैट्स का, उसमें भी हेल्प करता है, वो है क्रोमियम। क्रोमियम एक तरीके से इंसुलिन एक्शन को भी बढ़ाता है, और इस तरीके से जो है वो PCOD फाइट में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट विटामिन की, विटामिन D। सबको मालूम है विटामिन D PCOD की जर्नी में कितना इम्पॉर्टेंट है। हम सब ने इस चीज़ का रोल समझा है कि धूप में रहना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू प्रिवेंट विटामिन D, धूप में एक्सरसाइज करना। विटामिन D अनफॉर्चुनेटली
फूड्स में नहीं पाया जाता है। विटामिन डी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इसके अलावा स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये विटामिन डी का रोल रहता है पीसीओडी में। अब बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल की जो आप पीसीओडी की पिल पे देखते हैं, वो है L-आर्जिनिन। ये एक तरीके का अमाइनो एसिड है। ये हमें मिलता है रेड मीट्स में, एग में, फिश में, और इसका भी जो रोल है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। तो मेंस्ट्रुएशन को रेगुलर करने में L-आर्जिनिन हद तक इम्प्रूव करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इसके अलावा विटामिन ए, सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ द बेस्ट। तो अब बात करते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में। मैंने डाइट पर एक पूरी वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। पिछले वीडियोस को आप अगर देखेंगे तो उसमें कारण, डाइट, कैसे खाना खाना है, ये सब लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में आता है। इसके अलावा स्ट्रेस को कम रखें, एक्टिव लाइफ फॉलो करें। डाइट के बारे में इम्पॉर्टेंट एक बात और है कि जितना भी हो सके खाने को नेचुरल फॉर्म में खाना प्रेफर करें। उसके अलावा बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं। सो आई वुड लाइक टू से अ वर्ड अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है? दिन के कुछ घंटे आप बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं और कुछ घंटे आप खाना खाते हैं। तो एक तरीके से आप एक अमाउंट ऑफ डे जो है वो आप फास्टिंग के रूप में बिताते हैं। ये अमाउंट जो है वो 16 घंटे फास्टिंग, 8 आवर्स ऑफ ईटिंग इन बिटवीन, या फिर ऐसे ही 14 घंटे आपका फास्टिंग या 6 घंटे खाना खाना। इस तरीके से आप पूरे डे को प्लान कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट अ बैड आइडिया एक्चुअली। अगर हम अपने पूर्वजों को भी देखें तो उन लोगों को खाना इस तरीके से नहीं आराम से अवेलेबल रहता था। तो सुबह उठ के खाना ढूंढते, खाना बनाते, सुबह के दिन के 10-11 बज जाते थे। उसके बाद दिन भर वो लोग खेतों में काम करना या दिन भर जो भी काम उनको रहते थे टू मीट देयर डेली नीड्स, वो परफॉर्म करते थे अपनी ड्यूटीज़। उसके बाद जो रात का खाना रहता था वो शाम ढलने से पहले वो लोग खाना खा लिया करते थे। तो इटसेल्फ आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो हो जाती थी। तो ह्यूमन बीइंग जो बना है वो दिन भर खाने के लिए नहीं बना है कि अब आपका मन किया आपने एक चीज़ उठा के खा ली, फिर मन किया चाय पी ली, फिर रात को मन किया दूध ले लिया, फिर रात को लेट नाइट आप शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो फिर मैगी बना के खा लिया। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड एब्सोल्युटली नो फॉर योर पीसीओडी। तो कोशिश करें कि आप 12 घंटे फास्टिंग और 12 घंटे खाने से शुरू करें। जैसे कि 12 घंटे खाना मतलब कि आपने फर्स्ट मील अगर मॉर्निंग का आपने अपना फास्ट ब्रेक किया है 8 बजे मॉर्निंग में, तो खाना आप रात का डिनर जो है वो 8 बजे से पहले प्रेफर करें। तो ये आपका इटसेल्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे इसके पीरियड को बढ़ाइए कि जैसे आप 16 और 8 घंटे की शेड्यूल पे आ जाएं। तो बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लूज भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल किया है और पीसीओडी को भी पीछे छोड़ा है। तो ये रहा इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। नेक्स्ट बात जो मैं आपसे करना चाहूँगी वो है हमारी जो प्राणिक हीलिंग जिसे कहते हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग आयुर्वेदा भी फॉलो करते हैं। इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। तो अगर हम प्राणिक हीलिंग की बात करें तो सुबह उठ के जल्दी उठ के आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं। विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। विटामिन डी को पूरा लेने के लिए हो सके तो आप अपने बॉडी पार्ट्स को एक्सपोज रख सकते हैं। जैसे आप स्लीव्स को हाफ पहन सकते हैं या हो सके तो लाइट रंग के कपड़े पहनिए और पतले कपड़े पहनिए जो ब्रीदेबल हो। इसमें हमें सनलाइट का टेम्परेचर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सुबह 6 बजे से 9 बजे की धूप और शाम की 4 बजे से लेकर 7 बजे की जो धूप है उसमें टहलना इज़ अ वेरी गुड
गुड आइडिया टू इंक्रीज योर विटामिन डी लेवल्स नेचुरली। इसके अलावा जो है खाना सात्विक होना चाहिए, खाना पकाना अच्छे से मन से करना चाहिए। उसके अलावा हो सके तो बॉडी को डिटॉक्स करिए। डिटॉक्स करने के बहुत सारे तरीके आयुर्वेदा में दिए हुए हैं। एनीमा ले सकते हैं, आप खाना कम कर सकते हैं, फ्रूट ओनली डाइट पे जा सकते हैं, जूसेस का सेवन कर सकते हैं सिर्फ कुछ दिनों में आप अपने, या हफ्ते में एक दिन आप अपनी डाइटिंग पे जाइए, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर प्राणिक हीलिंग। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने अपनी पीसीओडी की वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स, कैसे आपको लाइफस्टाइल अपनी मैनेज करनी है पीसीओडी में, स्ट्रेस फ्री रहना है, डाइट मैनेज करनी है, सारा कवर किया है। फिर भी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर मैसेज छोड़ दीजिए। मैं ज़रूर हो सकेगा तो मैं इसको कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और एक्सरसाइज के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कुछ समय में। और इसके अलावा मैं ये चाहूँगी कि आप एक फिट इंसान रहें, खूब हेल्दी लाइफस्टाइल आप ऑप्ट करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लेट अस फाइट दिस पीसीओडी टुगेदर।